लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे? लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे एक बार? यहाँ तक हम लोग किए हुए थे, है ना? जितना याद आ रहा है 74 तक हम लोग शायद डिस्कस किए हुए थे। 59 हम लोग डिस्कस किए थे, उसके बाद से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, है ना? चलिए देखते हैं आज हम लोग कहाँ तक इसको कंप्लीट कर पाते हैं। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे चैप्टर 5 जो है, यहाँ पे रेलवे मेल सर्विसेज के बारे में बताया गया है। ठीक है, रेलवे मेल सर्विस जो है इसका अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है इसके बारे में यहाँ पे हमारा चर्चा किया गया है। तो इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, बोला जा रहा है रूल 16 में द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अकाउंट्स। तो रूल 16 में आपका अकाउंट्स रिलेटेड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में आपका बताया गया आरएलएस में। ठीक है, क्या बोला गया? बोला कि द हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, द head record officer is personally responsible for all monetary transaction of the division and for the correctness of the account connected therewith। हम लोग जानते हैं कि हेड रिकॉर्ड ऑफिस जो होता है वो हमारा डिवीजन के हेडक्वार्टर में सिचुएटेड होता है, और पूरे डिवीजन का जो ट्रांजैक्शन है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड रिकॉर्ड ऑफिसर को दिया गया। बोला कि द हेड रिकॉर्ड ऑफिसर is personally responsible for all monetary transaction of the division। उस concerned RNS division जो रहेगा उसका जो भी monetary transaction रहेगा उसका responsibility हेड रिकॉर्ड ऑफिसर जो रहेंगे उनके ऊपर रहेगा। कि अकाउंट रिलेटेड सारा मैटर करेक्ट वे में किया जा रहा है ये देखना उनका काम रहेगा। बोला गया he shall obtain cash from designated DDO or head post office to the extent of requirement and ensure that no money is kept in the office beyond the cash limit fixed for his office। तो एचआरओ जो रहेंगे, रिकॉर्ड ऑफिसर जो रहेंगे, उनको क्या बोला गया? जो डेजिग्नेटेड डीडीओ होगा, प्रोजेक्ट डिसबर्सिंग ऑफिसर जो रहेंगे, या जो हमारा हेड पोस्ट ऑफिस के साथ उनको अटैच कर दिया जाएगा, उस हेड पोस्ट ऑफिस के ऊपर कैश रिलेटेड मैटर में ये डिपेंड करेगा। और जब पैसे का जरूरत होगा, रिक्वायरमेंट होगा, तो वो कैश को ऑब्टेन करेगा उस ऑफिस से। और साथ ही साथ ये हमारा जो एचआरओ है ये इंश्योर करेगा कि कोई पैसा बियॉन्ड द कैश लिमिट फिक्स्ड फॉर हिज ऑफिस, जो उनके ऑफिस के लिए लिमिट फिक्स कर दिया गया, उस लिमिट से ज्यादा पैसा उनके ऑफिस में ना रहे, ये इंश्योर करना भी इनका ही काम है। ठीक है, बोला कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ कैश। जो ये हमारा एचआर रहेंगे वो हमारे कैश का सेफ कस्टडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड इंश्योर दैट कैश इज केप्ट इन सेफ कस्टडी along with joint custodian। तो यहाँ पे हमारा एचआरओ जो है कैश के सेफ कस्टडी के लिए एचआरओ खुद तो रिस्पॉन्सिबल है ही, साथ में उनका एक जॉइंट कस्टडियन भी होते हैं। तो जॉइंट कस्टडियन के साथ वो एक साथ में दोनों, जो हमारा एचआरओ और जॉइंट कस्टडियन है, दोनों मिलके उस पैसे का, उस कैश का सेफ कस्टडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जॉइंट कस्टडियन कौन होता है आगे आपको देखने को मिलेगा। जो यहाँ का अकाउंटेंट होते हैं उनको बोला जाता है जॉइंट कस्टडियन। कौन होगा? बोला गया अकाउंटेंट जो है वो हो जाता है हमारा इसका जॉइंट कस्टडियन। जैसे हमारे एचओ के केस में हम देखें कि जो पोस्ट मास्टर रहेंगे वो रहेंगे, साथ में ट्रेजरर जो है वो जॉइंट कस्टडियन होगा। एचआरओ के केस में एचआरओ और साथ में जो अकाउंटेंट रहेंगे ये दोनों आपका जॉइंट कस्टडियन होंगे। बोला गया द एचआरओ शैल ऑब्टेन चेक थ्रू एप्लीकेशन वर्कफ्लो प्रोसेस फॉर पेमेंट टू वेरियस वेंडर्स और आउटसाइडर्स बेस्ड ऑन द सैंक्शन इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सैंक्शन इशू किया जाएगा तब एचआरओ क्या करेगा? चेक
ऑब्टेन करेगा जिसके लिए उनको एप्लीकेशन करना रहेगा, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन मिलने के बाद ही आउटसाइडर्स को, वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए वो चेक ऑब्टेन करेंगे और उसके बाद जो वर्कफ्लो हमारा है सिस्टम में, उस वर्कफ्लो को फॉलो करेंगे और उसका पेमेंट इंश्योर करेंगे। ठीक है, कुछ खास इसमें है नहीं। आगे क्या होता है, क्या बोला कि इन एवरी डिविजन देयर इज एन अकाउंटेंट सिलेक्टेड बाय द सुपरिटेंडेंट फ्रॉम among the sorters to assist the head record clerk in purely clerical account work of the office, such as preparation of bill, e-money orders, cash account, writing up of cash book, cash abstract, classified cash account, reconciliation of e-schedule। तो ये जो डिफरेंट काम है, इस काम पे क्लरिकल असिस्टेंस देने के लिए, क्लरिकल अकाउंटेंट, अकाउंट रिलेटेड जो काम है उस काम करने के लिए, उस काम में मदद करने के लिए एक अकाउंटेंट रहता है हर एक डिवीजन में। और ये सुपरिटेंडेंट जो है, जो डिफरेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट है, उनके भीतर से ही इनको सिलेक्ट करते हैं जो अकाउंटेंट रिलेटेड काम हमारा करेगा। और इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या रहता है, तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहता है प्रिपरेशन ऑफ बिल, मनी ऑर्डर्स वगैरह, कैश अकाउंट, फिर राइटिंग अप ऑफ कैश बुक, कैश एब्स्ट्रैक्ट बनाना, क्लासिफाइड कैश अकाउंट बनाना, रिकॉन्सिलिएशन विद ई शेड्यूल यानी कि एलओटीज। तो ये सारा जो है हमारा जो अकाउंटेंट रहता है उनके काम होता है। और अकाउंटेंट जो है हमने ऑलरेडी देखा कि ही इज जॉइंट कस्टोडियन विद द एचआर, है ना, तो ये भी हमने देखा। तो ये हमारे अकाउंटेंट का डिफरेंट काम जो आरएमएस में रहेंगे अकाउंटेंट, उनका काम के बारे में बताया गया। बोले बट द एचआरओ इज solely responsible that they are correctly prepared and punctually rendered, है ना। तो करेक्टली एंड पंक्चुअली प्रिपेयर्ड और रेंडर्ड, सही से समय पे इसको बनाया जाएगा और उसको जिस ऑफिस में भेजना है वो भेजना भी हम इंश्योर करेंगे। तो देखिए अकाउंटेंट जो है यहाँ पे मदद के लिए तो लाया गया, बट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहेगी, आप फटाफट से बताइए। वॉइस क्लियर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? बाकी लोग एक बार कंफर्म करिए वॉइस क्लियर है कि नहीं। क्लियर नहीं है? अरे चलिए एक काम करते हैं, एक बार मैं रिकनेक्ट कर लेता हूँ फिर। नॉट क्लियर, क्या दिक्कत हो रहा है अभी तो? छुपा के रखा था, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवाल। अच्छा अभी एक बार कंफर्म करिए, आवाज क्लियर है? अच्छा आवाज गूंज रही है और दूर से आ रही है, ब्रेक हो रहा है, स्लाइटली ब्रेकिंग। अच्छा एक मिनट रुकिए, फैन ऑफ कर देता हूँ। अच्छा अभी आवाज ठीक है, थोड़ा बहुत पहले से बेहतर? मयंक जी अभी कंफर्म करिए। चलिए बेटर है। हाँ क्योंकि कनेक्टिविटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टिविटी तो सही है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो बताइए कौन हमारा रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि द रिटर्न्स आर पंक्चुअली प्रिपेयर्ड एंड रेंडर्ड, ये इंश्योर करना किसका काम रहेगा? एचआरओ का काम रहेगा। एचआरओ के साथ साथ जॉइंट कस्टोडियन में और कौन रहता है, एक बार बता दीजिए। एचआरओ के साथ साथ जॉइंट कस्टोडियन में कौन रहता है? अकाउंटेंट जो होता है वो रहते हैं। अच्छा अकाउंटेंट नॉर्मली हमारा किसके भीतर से होता है? अकाउंटेंट नॉर्मली जो है ही इज अमंग द शॉर्टिंग असिस्टेंट, है ना, वो कोई शॉर्टर ही होंगे, शॉर्टिंग असिस्टेंट ही होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया, बोला कि द कंटेंट्स ऑफ एचआरओ ऑफिस सेफ आर हेल्ड इन द जॉइंट कस्टडी ऑफ द हेड रिकॉर्ड ऑफिसर एंड द अकाउंटेंट, ईच ऑफ whom इज प्रोवाइडेड विथ ए की ऑफ द सेफ। तो जो बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि एचआरओ जो होता है, हेड रिकॉर्ड ऑफिस जो होता है, उस ऑफिस का डिफरेंट कंटेंट के लिए जॉइंट कस्टडियन बनाया गया आपका हेड रिकॉर्ड ऑफिसर और अकाउंटेंट को। दोनों के पास एक एक कॉपी चाबी रहेगा, जो हमारा सेफ है अलमीरा है, उसका एक एक चाबी दोनों के पास रहेगा, है ना। The accountant is responsible for safe custody during the working hour of the contents of the office safe। तो ऑफिस सेफ जो है, इसका जो कंटेंट है ऑफिस आवर में यानी कि वर्किंग आवर में, इसका कस्टडी किसके पास रहेगा, तो बोला कि अकाउंटेंट के पास रहेगा। द अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ द कंटेंट ऑफ द ऑफिस सेफ। ऑफिस सेफ का जो कंटेंट है वर्किंग आवर में, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेंट के पास रहेगा। तो ये भी सवाल हमसे पूछा जा सकता है। ही यानी कि अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग ऑफ द कैश एब्स्ट्रैक्ट करेक्टली। जो कैश एब्स्ट्रैक्ट है सही से लिखना, ये किसका काम है, तो बोला गया जो अकाउंटेंट है उनका काम है। And is jointly responsible with the HRO for verification before the close of the office। जब ऑफिस बंद होता है ना, वो बंद होने से पहले सारा चीज का वेरिफिकेशन करना इन दोनों का काम रहेगा। जिसके भीतर क्या क्या वेरीफाई होगा, तो बोला कि जो कैश बैलेंस है ऑफिस का, द कैश बैलेंस ऑफ द कैश एब्स्ट्रैक्ट, जो कैश एब्स्ट्रैक्ट रहेगा उसको देखते हुए जो कैश बैलेंस है वो हम चेक करेंगे। साथ में अगर कोई दूसरा आर्टिकल है, डॉक्यूमेंट है, कोई प्रॉपर्टी है ऑफिस सेफ में, वो भी वेरीफाई किया जाएगा। एंड फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द कैश एक्सेट्रा आफ्टर द सेफ इज लॉक्ड अप फॉर द डे। तो जब हमारा लॉक कर दिया जाएगा उसके बाद से यहाँ पे जॉइंट कस्टडी रहता है एचआरओ का और अकाउंटेंट का। लॉक जब नहीं किए हैं ड्यूरिंग द ऑफिस आवर, सेफ कस्टडी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताइए, बिल्कुल लाइक पोस्ट मास्टर एंड ट्रेजरर। जब तक हमारा ऑफिस बंद नहीं हुआ है तब तक किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए, फटाफट से बताइए, अकाउंटेंट का, है ना। जब तक ऑफिस बंद नहीं हुआ है तब तक अकाउंटेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम ऑफिस बंद कर दिए हैं उसके बाद से दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे ऑफिस का कैश हो या फिर कोई दूसरा वैल्यूएबल आइटम हो, ये सारा चीज जो है दोनों का ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। वर्किंग आवर में ऑफिस सेफ का कस्टोडियन कौन रहेंगे, वर्किंग आवर में। देखिए सवाल ऐसे पूछेगा, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर in a RMS office या HRO, who will be the custodian, under which custody it will be there। ऑप्शन ए में अकाउंटेंट रहेगा, ऑप्शन बी में आपका एचआरओ रहेगा, ऑप्शन सी में बोथ रहेगा। तो ज्यादातर चांस रहेगा आपको बोथ मारने का, है ना, क्योंकि हमको आदत है ज्वाइंट कस्टोडियन है। बट याद रखना है कि ऑफिस आवर में ये रोल अकाउंटेंट को दिया गया, आफ्टर ऑफिस आवर बियॉन्ड द ऑफिस आवर दोनों जो है ज्वाइंट कस्टडी में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कुछ फॉर्म नंबर बताया गया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। रूल नंबर 61 अगर हम देखें तो यहाँ पे कैश एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया। यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे कैश एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया। कैश एब्स्ट्रैक्ट क्या है, तो फॉर्म नंबर हम लोग याद रखेंगे कि एसीजी 33 में इसको मेंटेन किया जाता है। और किस ऑफिस के लिए, बोला कि कैश एब्स्ट्रैक्ट यानी कि एसीजी 33 इज केप्ट फॉर ईच हेड रिकॉर्ड ऑफिस and sub record office in which money transactions of the office itself। तो जो हमारा एचआरओ होगा, जो हमारा एसआरओ होगा, जहां पर भी पैसे का कोई लेन देन होगा, मॉनिटरी कोई ट्रांजैक्शन होगा, उस ऑफिस में एक कैश एब्स्ट्रैक्ट प्रिपेयर होगा। और कैश एब्स्ट्रैक्ट जो एचआरओ में प्रिपेयर होगा किस फॉर्म पे बनेगा, फटाफट से बता दीजिए, किस फॉर्म पे बनेगा, एसीजी 33 में बनेगा, है ना। फटाफट से एसीजी का फुल फॉर्म बता दीजिए, एसीजी का फुल फॉर्म क्या है, याद है किसी को, फटाफट से बता दीजिए। एक्विटेंस कंटिंजेंट ग्रांट, है ना, एक्विटेंस कंटिंजेंट ग्रांट। वेरी गुड देवेन जी, अकीब जी,
किशोर, अभिजीत, झिंटू, मेरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद बताया गया रूल 62 में रिसीप्ट्स के बारे में क्या बोला गया। बोला कि द रिसीप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ ऑल मिसलेनियस सम received by the officials of RMS from various sources should, as soon as the transaction take place, be entered in the register treasurer cash book, है ना। तो जैसे हमारा पोस्ट ऑफिस के केस में जब भी मान लो कि हम बीओ में कुछ पैसा दिया या फिर बीओ से कुछ पैसा आया, पोस्टमैन को मैंने कुछ पैसा दिया और या फिर पोस्टमैन से हमने कुछ पैसा रिसीव किया, ये कहाँ पे हम एंट्री करते हैं बताइए फटाफट से। कहाँ पे एंट्री करते हैं हम इसको। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं कहाँ पे एंट्री होता है, फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए। ये हम लोग वहां पे रजिस्टर्ड टीसीबी नहीं बोलते, वहां पे हम लोग टीसीबी ही बोलते हैं। चलिए एक ही बात है। ट्रेजरर कैश बुक जो है फॉर्म नंबर क्या है टीसीबी का, एचओएसओ पोस्ट ऑफिस के लिए टीसीबी का फॉर्म नंबर क्या है, एसीजी एसीजी 2 में होता है ना। एसीजी 40 किसके लिए होता है, एसीजी 40 होता है आरएमएस का टीसीबी, है ना। तो हम लोग याद रखेंगे एसीजी 2 जो है वो हमारे पोस्ट ऑफिस का टीसीबी है, और आरएमएस के केस में जिसको हम लोग रजिस्टर्ड टीसीबी बोल रहे हैं, ट्रेजरर कैश बुक बोल रहे हैं, वॉइस ब्रेक। बच्चे का जान लेगा क्या। चलिए एक मिनट वेट करिए प्लीज। ऐसे भोले बनकर है बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है रात, क्या है कुछ भी नहीं है अगर। अभी आवाज सुनाई दे रहा है, एक बार कंफर्म करिए। चलिए वॉइस थोड़ा क्लियर है या गड़बड़ है। क्लियर है। चलिए ठीक है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारा चल रहा था। तो एसीजी हमने देखा नॉर्मल पोस्ट ऑफिस के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो एसीजी 2 होता है ट्रेजरर कैश बुक। वही जब हम आरएमएस के केस में आ जाते हैं तो ये हमारा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसको हम टीसीबी के लिए, जिसको हम लोग एसीजी 40 बोलते हैं,
है ना। तो यहाँ पर भी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होगा, चाहे वो रिसिप्ट हो या किसी भी प्रकार का डिस्पोजल हो, सारा चीज जो है हम लोग इस रजिस्टर पे यानी कि टीसीबी में मेंशन करेंगे, नोट करेंगे। द क्लोज द क्लोज ऑफ ईच मंथ the close of each month, an extract from this register should be forwarded to the superintendent of the आरएमएस डिवीजन कंसर्न फॉर इंफॉर्मेशन। तो अब क्या हुआ, देखिए ये पूरा महीने भर इस रजिस्टर जो रहेगा, टीसीबी का रजिस्टर जो यानी कि एचओ में भी अगर आप आइएगा तो हम मैनुअल एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं टीसीबी का, और यहाँ पर भी एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। तो महीने का जब एंड होगा, एट द क्लोज ऑफ ईच मंथ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस रजिस्टर शुड बी फॉरवर्डेड टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस फॉर इंफॉर्मेशन। तो महीने के एंड में ये जो हमारा टीसीबी का रजिस्टर रहेगा, इस रजिस्टर से कितना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ उसका एक एक्सट्रैक्ट भेज दिया जाएगा जो डिविजनल हेड रहेगा, उस डिविजनल हेड के पास। बोला कि ऑल द मिसलेनियस सम रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस शुड बी पेड इनटू द लोकल पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस रहेगा, थ्रू एप्लीकेशन वर्कफ्लो एंड रिसीप्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पोस्ट मास्टर एंड एक्नॉलेज्ड इन द सिस्टम। फंडा क्या हुआ, अब जैसे थोड़ा हेलो, तो क्या बोला जा रहा है, ऑल द मिसलेनियस है, बोलो है, ऑल मिसलेनियस सम रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो डिफरेंट सोर्सेस से जो पैसा हम रिसीव करेंगे, अब देखिए आरएमएस में जब पैसा रिसीव हुआ तो वो अपने पास तो नहीं रखेगा, वो पैसा किसको भेजेगा, तो जिस पोस्ट ऑफिस के साथ उनको मैप किया गया, पेड इनटू द लोकल पोस्ट ऑफिस थ्रू एप्लीकेशन वर्कफ्लो एंड रिसिप्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पोस्ट मास्टर, है ना। तो ये लोकल पोस्ट ऑफिस को भेजेगा और साथ में क्या करेगा, सिस्टम पे भी, मतलब खाली मैनुअली तो नहीं, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू भी जो हमारा एप्लीकेशन रहेगा उस एप्लीकेशन के थ्रू भी इसके पास भेजा जाएगा, और पोस्ट मास्टर से रिसीव्ड भी लेगा। अब मान लीजिए मैंने 50,000 रुपए पोस्ट मास्टर को भेजे, तो उसके लिए रिसिप्ट तो मैं लूंगा ही लूंगा, तो वही बात बताया जा रहा है, और एक्नॉलेजमेंट जो होगा वो सिस्टम पे भी किया जाएगा। तो यही बात बताया गया कि मिसलेनियस सम जो रिसीव होता है, जैसे मान लीजिए आरएमएस में हम चिट्ठी बुक करते हैं, है ना, आरएमएस में आर्टिकल्स वगैरह बुक होता है, तो बुक होगा तो पैसा आएगा, अब वो पैसा कहाँ जाएगा, तो लोकल पोस्ट ऑफिस में हम भेजेंगे, और उसके लिए पोस्ट मास्टर से हम रिसिप्ट लेंगे और सिस्टम पे भी उसका एक्नॉलेजमेंट रहेगा। तो यही बात यहाँ पे हमारा बताया गया। आगे बढ़े हम लोग, आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया रूल 63 में सबमिशन ऑफ अकाउंट्स टू पोस्टल अकाउंट्स ऑफिस, है ना, कि जैसे हम लोग एचओ के केस में देखे थे, सिमिलर चीज यहाँ पे भी है। एचओ के केस में, अदर दूसरे अकाउंटिंग यूनिट के केस में हमने क्या देखा था, हम पोस्टल अकाउंट्स ऑफिस को रिटर्न सबमिट करते हैं, है ना, पोस्टल अकाउंट ऑफिस को रिटर्न सबमिट करते हैं। सिमिलरली आरएमएस के केस में भी बोला गया कि भाई आपको भी रिटर्न सबमिट करना रहेगा, ठीक है। बोला कि एट द क्लोज ऑफ बिजनेस डे, मतलब हर दिन का जब बिजनेस खत्म होता है, एट द एंड ऑफ ईच डे, एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ईच डे द ई क्लासिफाइड कैश बुक शुड बी क्लोज्ड एंड एवरी मंथ द फिगर ऑफ क्लासिफाइड कैश बुक आर टैलीड विद correspondence ई शेड्यूल टोटल along with the vouchers and bill and submitted to the postal accounts office। तो पहला काम क्या है, दिन का काम दिन में टैली कर लो, तो हर दिन में जो मेरा ट्रांजैक्शन होगा वो दिन का जो मेरा कैश बुक रहेगा उसके साथ मैं टैली कर लूंगा। महीने के एंड में जो हमारा क्लासिफाइड, जो हमारा हम लोग देखे थे ना प्रोग्रेसिव टोटल होता है, जिसको हम लोग क्लासिफाइड कैश बुक बोलते हैं, तो वो महीने का पूरा जो क्लासिफाइड कैश बुक रहेगा उसको हम टैली करेंगे, जो डिफरेंट वाउचर है, बिल है, जो मेरे पास अवेलेबल रहेगा उसके साथ, और जो ई शेड्यूल डिफरेंट हेड में अवेलेबल है उसके साथ करने के बाद जो रिटर्न रहेगा, दैट रिटर्न विल बी सबमिटेड टू द पोस्टल अकाउंट ऑफिस, है ना। तो यही बात जैसे हम लोग एचओ के केस में देखे थे, सेम यहां पर भी आरएमएस के केस में भी सेम बात आपका बताया गया है,
ठीक है, तो यहां तक हमारा आरएमएस का अकाउंटिंग रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें था वो खत्म होता है। इसके बाद चैप्टर 6 में हम लोग आएंगे, अगला जो चैप्टर है जहां पे हम लोग डिफरेंट प्रकार के टैक्सेस के बारे में बताया गया, स्टैट्यूटरी टैक्सेस जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बताया गया पहले, बोला कि टीडीएस डिडक्शन ऑन पेमेंट, है ना, तो यहाँ पे टैक्स का बात आया और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो है वो हम लोग शुरू कर दिए टीडीएस का काटना। ठीक है, टीडीएस काटने के लिए अधिकार किसको दिया गया, तो बोला गया जो डीडीओ है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर है, उनको ऑथोराइज किया गया। रूल 64 क्या बता रहा है, बोला गया डीडीओ यानी कि ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस एंड एनी ऑफिसर डिजिग्नेटेड एज सच is accountable for TDS deduction on payment and credit to government account। तो क्या हुआ पंडा, बोला गया फिनेंशियल हैंडबुक का रूल 64 डीडीओ को पावर देता है कि जब वो सैलरी पे करता है, जिस बंदे को सैलरी दे रहा है, पे कर रहा है, जो भी कर रहा है, वहां से टीडीएस काटने का पावर दिया गया। बोला कि डीडीओ इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे गवर्नमेंट ऑफिस के लिए डीडीओ को ऑथोराइज किया गया। किसी जगह पे डीडीओ के बदले अगर कोई दूसरा डिजिग्नेशन यूज किया जाता है तो वो भी हो सकता है। तो ये टीडीएस काटने के लिए इनको अधिकार दिया गया कि जब भी उनको पेमेंट किया जाएगा, चाहे सैलरी हो या फिर कोई दूसरा चीज पेमेंट किया जा रहा हो, तो वहां से टीडीएस काटने का पावर इनके पास दिया गया। और बोला गया कि खाली काटने से काम नहीं चलेगा, उसको जो आप टीडीएस जो काट रहे हो, यू हैव टू क्रेडिट दैट अमाउंट टू द गवर्नमेंट अकाउंट ऑल्सो। तो डीडीओ को पावर दिया गया कि पैसा काटो और गवर्नमेंट के खाते में डाल दो, दोनों पावर इनको दिया गया। बोला कि द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस इज envisages, क्या बोला जाता है, अंग्रेजी हमारा बड़ा कमजोर है, envisages द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब ये हमारा जो टीडीएस का कंसेप्ट है ये कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके काम करता है, तो बोला कि पे एज यू अर्न, तुम कमाते हो तो हमको भी दो, है ना। यहाँ पे बिजनेस चलाने के लिए हमको हफ्ता देना पड़ता है ना। तो आपको अगर अर्निंग करना है, आप कुछ कमा रहे हो, तो वहां से टीडीएस आपको देना पड़ेगा। तो इट एनविसेजेस द प्रिंसिपल ऑफ पे एज यू अर्न। तो ये भी हमको याद रखना रहेगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके काम करता है, तो पे एज यू अर्न। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। बोला गया द ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर इंक्लूडिंग द नॉन चेक ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट, रिकवरी एंड फाइलिंग रिटर्न। तो ड्राइंग और डिसबर्सिंग ऑफिसर जो हमारा डीडीओ होते हैं, चाहे वो नॉर्मल जो हमारा सी डीडीओ हो या फिर एनसी डीडीओ हो, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, तो बोला गया कितना टैक्स वगैरह होगा उसका एसेस करना, उसको उनसे रिकवर करना और फाइलिंग रिटर्न, है ना। तो ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डीडीओ या एनसी डीडीओ को दिया गया। बोला कि सैलरी इज चार्जेबल फॉर इनकम टैक्स ऑन ड्यू और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो बोला कि सैलरी जो है वो आपका चार्जेबल है, इनकम टैक्स चार्ज जो है उसके ऊपर किया जाता है। और वहां पे कंसेप्ट क्या दिया गया, बोला कि ड्यू और पेड बेसिस, ऑन ड्यू और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो जब भी सैलरी मेरा ड्यू हो जाएगा तो इनकम टैक्स भी चार्जेबल हो जाएगा। अब सैलरी ड्यू हुआ या फिर इनकम टैक्स या फिर हमारा सैलरी जो पे किया गया, जब हमारा ड्यू होगा या फिर जब हमारा पे होगा, इसके भीतर जो पहले आएगा उसी में हमारा सैलरी इनकम टैक्स जो है चार्जेबल हो जाएगा। तो बोला गया सैलरी इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स on due or paid basis whichever is earlier। अब नॉर्मली ऐसे तो क्या हो रहा है, हमारा जब भी सैलरी बनेगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा सैलरी बन गया और हम पेमेंट नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता है। जब हमारा सैलरी बनेगा, ड्यू हो गया तो इनकम टैक्स भी ड्यू हो गया और पेमेंट हो गया तो तुरंत हमको पे भी करना रहेगा। तो सैलरी इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स ऑन ड्यू और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर, है ना।
मतलब लायबिलिटी हमारा हो गया, जिस दिन आपका सैलरी ड्यू हो गया उसी दिन आपका इनकम टैक्स भी ड्यू हो गया, है ना। और जब पेमेंट हुआ तब उस टाइम पे हम लोग तुरंत उसको डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे क्या बोला गया, बोला गया एनी एरियर्स ऑफ सैलरी पेड इन द प्रीवियस ईयर, है ना। इफ एनी एरियर ऑफ सैलरी इज पेड इन द प्रीवियस ईयर, इफ नॉट टैक्स्ड इन द प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ पेमेंट। अब मान लीजिए कोई हमारा सैलरी था, एरियर था जो प्रीवियस ईयर के लिए हमको पे किया जा रहा है और उसमें प्रीवियस ईयर में कोई टैक्स वगैरह काटा नहीं गया था, तो बोला गया जब भी हमारा वो सैलरी का एरियर हमको दिया जाएगा उसी टाइम पे जो टैक्स है उसको भी डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये बात भी यहाँ पे हमारा बताया गया है। आगे क्या बताया गया, आगे रूल 66, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमको बताता है अंडर सेक्शन 192, अंडर सेक्शन 192 द ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स एट द रेट एप्लीकेबल व्हाइल मेकिंग द पेमेंट ऑफ सैलरी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अंडर कंसिडरेशन, है ना। तो ये सेक्शन भी हम लोग याद रखेंगे, ये किसका सेक्शन है, अंडर सेक्शन 192 किसका, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, है ना। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 192 हमको क्या बोलता है, बोला गया कि ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर जो है ही इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स, किस रेट में काटेगा, तो बोला कि एट द रेट एप्लीकेबल व्हाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ सैलरी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अंडर कंसिडरेशन। जिस पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर पे हम टैक्स मतलब सैलरी पे कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर के ऊपर जो इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा उस रेट पे जो हमारा ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होगा वो इनकम टैक्स से हमारा डिडक्ट कर लेगा, है ना। इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स को अपने सैलरी से डिडक्ट कर लेगा, है ना। तो किसको पावर दिया गया, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर को, अंडर कौन सा सेक्शन, सेक्शन 192, कौन सा एक्ट का, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, है ना। तो रूल 66 में ये बात बताया गया कि अंडर सेक्शन 192 द ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स, है ना। तो पहले हम लोग जब 64 देखे थे यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर जो है ये टीडीएस डिडक्ट करने के लिए अकाउंटेबल है ना। तो 64 में बोला था कि टीडीएस काटो और 66 बोल रहा है कि इनकम टैक्स भी काटो, क्लियर है। यहाँ पे टीडीएस काटो बोला था और यहाँ पे हमारा बोला गया था कि इनकम टैक्स जो है उसको भी काट लो। फिर क्या बोला जा रहा है, बोला कि डीडीओ हैज टू इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स सो डिडक्टेड टू हिज एम्प्लॉय इन फॉर्म 16, है ना। हम लोग जानते हैं कि जब एनुअल हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके बाद हम लोगों को फॉर्म 16 दिया जाता है जहां पे बेसिकली बताया गया कि कौन सा अकाउंट पे कितना इनकम टैक्स हमारा डिडक्शन हुआ है। तो बोला कि द डीडीओ हैज टू इशू ए सर्टिफिकेट ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स सो डिडक्टेड, जो भी एम्प्लॉय से डिडक्शन किया जाएगा उसका डिटेल्स उनको फॉर्म 16 पे देना रहेगा। अब एक एक्सेप्शन यहाँ पे दिया गया, बोला कि नो टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड ऑन डिसेबिलिटी पेंशन टू एक सर्विसमैन, डिफरेंट एक सर्विसमैन जो मान लीजिए सर्विस के कारण किसी कारणवश डिसेबल हो गया है उस दौरान उनको डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाता है, ऐसा केसेस अगर कहीं पे है कि किसी को डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है तो उस डिसेबिलिटी पेंशन से टीडीएस नहीं काटा जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब रूल 67 में आपका वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स के बारे में आपका बताया गया। रूल 67 में वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स जो काटा जाता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। क्या क्या चर्चा किया गया है, जैसे टीडीएस 194 सी,
TDS 194C ये क्या बताता है? बेसिकली इसको इस तरीके से ना करके हम लोगों को सजा के अगर हम लोग लेते तो ज्यादा अच्छा रहता कि पहले हमारा TDS 192 है जहां पे बताया गया डिडक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जो हमारा काटा जाता है TDS इनकम टैक्स, उसके बारे में यहाँ पे आपका बताया गया है ना। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के भीतर बोला गया जो यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जैसे रेलवे का सर्वेंट वगैरह, उसको इसके भीतर नहीं रखा गया। फिर 193 में बताया गया डिडक्शन फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जैसे सिक्योरिटी या फिर डिबेंचर वगैरह आप लोग देखेंगे है ना, जिसके बारे में सिक्योरिटी डिबेंचर वगैरह बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उसके ऊपर से कितना डिडक्शन होगा, कैसे डिडक्शन होगा, उसके बारे में 193 में बताया गया। फिर हमारा आता है 194। 194 के ए में क्या बताया गया? तो 194 के ए में बताया गया डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट अदर देन सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज के केस में जो होता है हमने देख लिया 193 में बताया गया कि सिक्योरिटीज से जो इंटरेस्ट मिला उसके ऊपर डिडक्शन के बारे में 193 में बताया गया। अब सिक्योरिटीज को छोड़ के भी इंटरेस्ट पेमेंट हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका हमारा TD में किसी ने इन्वेस्ट किया या फिर NSC वगैरह किया, तो अलग अलग जगह से या फिर किसी अलग अलग जगह से है ना, तो वहां से भी इनकम टैक्स, वहां पे भी जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है तो ये पेमेंट हो गया अदर देन सिक्योरिटीज, तो उसके ऊपर कितना डिडक्शन होगा, क्या होगा, इसके बारे में 194 के ए में बताया गया। ठीक है। फिर हमारा 194 के सी ये बताता है इनकम टैक्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर जो गवर्नमेंट के ऊपर काम कर रहा है हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट में, उनसे कितना डिडक्शन होगा, कैसे डिडक्शन होगा, उसके बारे में बताया गया। फिर हम आते हैं 194H में जहां पे बताया गया डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम द कमीशन और ब्रोकेज। अब इसमें याद रखना है अदर देन इंश्योरेंस, इसके भीतर इंश्योरेंस वाला जो है कवर नहीं है, तो डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम कमीशन और ब्रोकेज, अगर कोई कमीशन कमा रहा है, कोई ब्रोकेज ले रहा है, तो वहां से कैसे डिडक्शन वगैरह होगा उसके बारे में यहाँ पे हमारा बताया गया है ना। इसका एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे हमारा SAS एजेंट वगैरह होते हैं है ना, या फिर मान लीजिए MP के भी एजेंट होते हैं, उन लोगों को हम कमीशन देते हैं है ना, तो वहां से कैसे डिडक्ट किया जाएगा उसके बारे में 194H में बताया गया। फिर बोला गया 194I, यहाँ पे डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑन रेंट, अगर आपने किसी को रेंट में दे दिया है ना और वहां से मान लो कि कुछ रेंट आ रहा है, तो रेंट जो हमको मिल रहा है उसके ऊपर भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो उसके बारे में 194I में बताया गया। फिर 194EE इसमें बताया गया डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑन विथड्रॉल ऑफ NSS, नेशनल सेविंग स्कीम हुआ करता था, आप लोग जानते हैं है ना, जो आपका डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो नेशनल सेविंग स्कीम से विथड्रॉल जो होता है उसके ऊपर कैसे डिडक्शन होगा उसके बारे में 194EE में बताया गया है ना। और इनकम टैक्स सर्चेस, तो ये हमारा कुछ 4-5 केसेस है जिसके बारे में यहाँ पे हमारा दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला हमारा सवाल एग्जाम पे पूछ सकता है कभी, जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर से इनकम टैक्स जो डिडक्शन होगा इसके बारे में कहाँ पे बताया गया, एक बार बताइए फटाफट से। मान लो कि कॉन्ट्रैक्टर वाला जो हमारा रहेगा उनसे कितना डिडक्शन वगैरह करना है, कहाँ पे बताया गया, 194 के सी में बताया गया है ना। इंटरेस्ट जो हमारा डिडक्शन होता है फ्रॉम सिक्योरिटीज उसके बारे में कहाँ पे बताया गया, और डिडक्शन के बारे में, सिक्योरिटीज के बारे में, सिक्योरिटीज के बारे में 193 में बताया गया है ना, सिक्योरिटीज के बारे में 193 में बताया गया। तो इस तरीके से हमको इसको थोड़ा सा याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां से एक सवाल आपके एग्जाम पे बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बताया गया, बोला गया स्टेटमेंट ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज, स्टेटमेंट ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज। अब सैलरीड एम्प्लॉयज से हम टैक्स तो काटते हैं और सैलरीड एम्प्लॉयज को ऑप्शन भी दिया जाता है कि वो कहाँ कहाँ सेविंग कर रहा है उसका डिटेल्स हमको बताए है ना। तो बोला जा रहा है कि सैलरीड एम्प्लॉयज में फर्निश ए स्टेटमेंट इन फॉर्म 12BB, 12BB में
जो आपका which will be duly verified giving the details of his other income or loss under the head house property or claims of deduction under chapter 6A to his employer, है ना। तो जो सैलरीड एम्प्लॉय है वो अपना कितना मान लीजिए इनकम है, कोई अदर इनकम है कि नहीं, कोई दूसरा लॉस वगैरह है कि नहीं, तो उसके बारे में अपने एम्प्लॉयर को बता सकता है ना। और कैसे बताएगा, कौन सा हेड में बताएगा, तो बोला कि हाउस प्रॉपर्टी और क्लेम्स ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी और क्लेम्स ऑफ डिडक्शन इस हेड के भीतर हमारा कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो अपना डिटेल्स दे सकता है कि हाँ हमको इतना इनकम हो रहा है अदर देन सैलरी, इतना हमारा एक्स्ट्रा इनकम है। जैसे मान लीजिए हमने घर को रेंट पे दे दिया, बहुत पैसा कमाया, घर को रेंट पे दे दिया और वहां से हमको मान लीजिए महीने का 1 लाख रुपए आता है ना। तो हमको ये बताना चाहिए, तो हम बताएंगे, कैसे बताएंगे उसके बारे में बताया गया। अच्छा एक बार फटाफट से बता दीजिए कि जो हमारा रेंट देना वगैरह ये सब के बारे में कौन सा कंडक्ट रूल में बताया गया है। कहीं पे था। 15A में बताया गया था, है ना। सबलेटिंग लेंडिंग बोरोइंग क्या था उसमें। सबलेटिंग के बारे में, हाँ हालांकि वो सबलेटिंग अलग इशू है। सबलेटिंग के लिए चलिए, हम लोग रेंट पे तो दे सकते हैं बट पगरी या प्रीमियम नहीं ले सकते हैं ना। हम चाहते हैं तो अपना रूम रेंट पे दे सकते हैं बट हम पगरी या प्रीमियम नहीं ले सकते। पगरी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक घर रेंट पे लिया तो मेरा जो मकान मालिक है उन्होंने बोला कि आपको 6 महीने का रेंट जो है एडवांस में देना रहेगा और पर महीने में रेंट मान लो कि 10,000 करके है तो हमको उन्हें एडवांस में 60,000 रुपए देना रहेगा। तो इसको बोला जाता है लमसम डिपॉजिट, जिसको हम लोग पगरी और प्रीमियम बोलते हैं। तो ये हम लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा फटाफट से बता दीजिए, सैलरीड एम्प्लॉयज जो है अपना इनकम के बारे में या लॉस के बारे में कौन सा फॉर्मेट में, कौन सा फॉर्म में अपना स्टेटमेंट सबमिट करता है। 12BB है ना, 12BB में ये हमारा सबमिट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 70 में क्या बताया गया। बोला गया था डीडीओ और पोस्ट मास्टर शैल इंश्योर दैट टीडीएस सो कलेक्टेड फ्रॉम सैलरी एंड प्रॉपरली क्लासिफाइड टू मेजर हेड 0021। ये हमको याद रखना रहेगा कि जो टीडीएस काटा गया हमारे सैलरी से उसको कौन सा हेड में डाला जाता है, कौन सा हेड में डाला जाता है, तो मेजर हेड दिया गया 0021 एंड दिस शुड टैलीज विद द ई शेड्यूल्स अंडर द रेलिवेंट हेड अकाउंट्स। और इसको जो ई शेड्यूल यानी कि एलओटी बनेगा उसके साथ टैली भी होना है, क्योंकि खाली मेरा नहीं मेरे साथ और 10 आदमी का भी काटा जा रहा है, तो वो सारा चीज जो है टैली होना चाहिए कि जितना काटा गया उतना इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। साथ में उनको रिटर्न भी फाइल करना रहता है, फाइल ड्यू रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस। इसको क्वार्टरली बेसिस पे फॉर्म आपका 24Q के माध्यम से इनको रिटर्न सबमिट करना रहता है ना। ये भी हमको याद रखना रहेगा। फिर यहाँ पे बताया गया इनकम टैक्स रिटर्न बाय डीडीओ, इनकम टैक्स रिटर्न बाय डीडीओ। तो यहाँ पे दो फॉर्मेट के बारे में बताया गया कि अगर सैलरी से डिडक्शन हो रहा है टीडीएस तो दो फॉर्म यूज किया जाता है। जब सैलरी से, जैसे यहाँ पे भी हमने देखा, जैसे सैलरी से टीडीएस अगर काटा जाता है, चलिए हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, आप 70 कहाँ गया, 24G एंड 24Q, है ना। 24G एंड 24Q। तो सैलरी से अगर हम टीडीएस काटते हैं तो कौन सा फॉर्मेट हम यूज करते हैं, फटाफट से बताइए कौन सा फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे, 24G एंड 24Q, ठीक है।
सैलरी से अगर टीडीएस काटा जाएगा तो ये दो फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे। अदर देन सैलरी से अगर काटा जाता है तो 26G एंड 26Q। ठीक है, तो सैलरी के केस में 24 और अदर देन सैलरी के केस में 26, याद रहेगा। सैलरी के केस में 24, अदर देन सैलरी के केस में 26। ठीक है, दोनों में जी और क्यू है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे रूल नंबर 76 में आपका बताया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में। यहाँ पे बताया गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में। क्या बोला गया? जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए ये सवाल एग्जाम पे कभी भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो हमको याद रखना है जीएसटी क्या है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स यूज्ड इन इंडिया ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो जब गुड्स या सर्विसेज को हम सप्लाई करते हैं तो जीएसटी लिया जाता है। और जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए। जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? ये सवाल एग्जाम पे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ये सवाल एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है ना। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है डिफरेंट टाइप्स का जीएसटी हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक हम बोलते हैं सीजीएसटी, एक बोलते हैं एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, और एक हम बोलते हैं आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, फटाफट से बताइए एक बार। आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? अरे है ना? तो आईजीएसटी होता है इंटर स्टेट। इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलता है कि आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेसिकली ये लागू होता है इंटर स्टेट के लिए, है ना। गलत आपने नहीं बोला किसी ने भी, ये इंटर स्टेट के लिए ही होता है, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। बेसिकली इंटर स्टेट के लिए होता है। तो सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा चला गया। गुड्स एसजीएसटी और यूटीजीएसटी सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन विद इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे क्या होता है, एसजीएसटी के केस में सेम स्टेट के भीतर या यूनियन टेरिटरी के भीतर अगर रहेगा तो वहां पे हमारा एसजीएसटी लगेगा, है ना। मान लीजिए कि गुजरात में कोई सामान जो है उसको बेचा गया और वहां पे उसको दो हिस्से में बांटा गया। एक हमारा एसजीएसटी चला गया गुजरात को और एक हमारा सीजीएसटी चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहीं पे अगर हमारा आईजीएसटी हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कोई एक सामान बनाया गया है गुजरात में, बेचा जा रहा है वेस्ट बंगाल में या बिहार में। तो बोला जा रहा है कि जीएसटी के केस में जो हमारा जिस जगह पे कंज्यूम हो रहा है उस गवर्नमेंट को पैसा जो है मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे गुजरात ने बनाया, बंगाल में आ रहा है कि आपका बिहार में जा रहा है कि दूसरे जगह पे जा रहा है, तो किस प्रकार से ये क्या किया जाएगा? तो बोला गया आईजीएसटी का जो अमाउंट है ये होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, मतलब दोनों का सम होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो आईजीएसटी होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा को कलेक्ट कर लेगा और जहां पे कंज्यूमर उसका रहेगा, मतलब फाइनल उसका डिस्पोजल जहां पे होगा उस स्टेट को वो जीएसटी का पैसा जो है आधा पैसा जो है दे देगा, है ना। तो आईजीएसटी इज लेविएबल टू इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, है ना। तो ये हमको याद रखना रहेगा। आगे बढ़े, चलिए यहाँ पे आगे भी आपका बताया गया है। देखिए 85 में कि प्लेस ऑफ सप्लाई, 85 जो है ये प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बताता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन, है ना, और कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन। तो जीएसटी को हम क्या बोलते हैं कि एक प्रकार डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है या फिर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहां पे उसको कंज्यूम किया जा रहा है वहां पर ही उसको उस स्टेट को ही पे किया जाएगा। बाय डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मींस दैट रेवेन्यू accrues to the place where the
गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, जहां पे वो गुड्स या सर्विसेज जो है वो कंज्यूम होता है, उसी जगह पे हम क्या बोलते हैं, उसी उसी स्टेट को वो जो जीएसटी का पैसा है वो मिलेगा, है ना। द कंजम्पशन पैटर्न, अब कंजम्पशन कैसे होता है गुड्स और सर्विसेज का, तो यहाँ पे ये हमारा दो प्रकार का सप्लाई हो सकता है। एक हो सकता है बी टू बी और एक हो सकता है बी टू सी। बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस और बी टू सी का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना, बिजनेस टू कंज्यूमर। बोला कि द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस और गुड्स इज द फाइनल कंज्यूमर, तो जो हमारा सर्विस और गुड्स फाइनल जिसके पास जा रहा है उनको हम बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर। एंड it is stated that no credit is allowed to the final consumer, फाइनल कंज्यूमर को कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे अलग से इसके बारे में एक लाइन आपका रखा गया है। आगे आते हैं हम लोग रूल नंबर 92 में, जहां पे बताया गया टीडीएस ऑन जीएसटी के बारे में। क्या बोला गया, टीडीएस एट द रेट 2%, जब 2% काटेगा तो आधा आधा बांटेगा, है ना। तो यहाँ पे 1% टीडीएस काटा, 1% टीडीएस हम 2% काटा तो 1% चला जाएगा सीजीएसटी में और 1% चला जाएगा एसजीएसटी में, है ना। तो बोला जा रहा है वेयर द वैल्यू ऑफ सर्विस और गुड्स एक्सीड्स रुपीज 2.5 लाख, है ना। तो अगर कोई सर्विस का या गुड्स का वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज्यादा हो जाता है तो टीडीएस कितना परसेंटेज काटा जाएगा, फटाफट से बताइए। अगर सर्विस और गुड्स का वैल्यू 2.5 लाख एक्सीड कर जाता है तो 2% टीडीएस काटा जाएगा, जिसके भीतर एक चला जाएगा सीजीएसटी में और एक चला जाएगा एसजीएसटी में, है ना। इसके बारे में कहां पे बताया गया, द प्रोविजन ऑफ टीडीएस ऑन जीएसटी आर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018, ये 1 अक्टूबर 2018 से लागू है। पेनल्टी ऑन नॉन सबमिशन ऑफ टीडीएस रिटर्न, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर टीडीएस का रिटर्न सबमिट नहीं किया गया तो वहां पे प्रतिदिन 100 रुपए का पेनल्टी होता है, जुर्माना होता है, जो जुर्माना मैक्सिमम 5,000 तक हो सकता है ना। तो ये हमको याद रखना रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रूल नंबर भी हमको याद रखना रहेगा, रूल नंबर 94, जहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के बारे में बताया गया, है ना, अंडर रूल 42 ऑफ सीजीएसटी रूल। आप अगर सीजीएसटी रूल देखिएगा उसके रूल 42 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बताया गया, है ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, तो बोला कि इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पोस्टल यूनिट टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेसिकली फंडा क्या हुआ, देखिए हमने जो जीएसटी पे किया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, बहुत सारा जगह पे बहुत सारा सामान परचेस करने के लिए हम जीएसटी पे करते हैं तो गवर्नमेंट उसको वापस भी कर देता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये हमको याद रखना रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहां तक रखते हैं 99 तक, मतलब 100 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या फिर इसको देख ले आगे बढ़े। यहां तक रखा जाए या आगे बढ़ा जाए, गो अहेड। इतना जोश कहां से आता है देवेंद्र जी। बिल्कुल कल क्लास रहेगा, है ना। हमारा चिकन ठंडा हो रहा है हमारे लिए, कंटिन्यू। चलिए बच्चे का जान लीजिएगा, लगता है आप ये चैप्टर फिनिश कर लो। ये चैप्टर बहुत बड़ा है और भी लगेगा टाइम। चलिए देखते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं, जब आपका इच्छा है। क्या क्या बताया गया, वो उल्टा पलटा बोलेंगे तो हमको मारिएगा नहीं। रूल 100 में बताया गया पेमेंट ऑफ टैक्सेस के बारे में। क्या बोला गया, बोला कि एवरी रजिस्टर्ड रेगुलर टैक्स पेयर अंडर जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी on a monthly basis by setting of the input tax credit against the outward tax liability, है ना। अब क्या होता है, जैसे मान लो हमको 100 रुपए का टैक्स देना है और इनपुट टैक्स में हमको 50 रुपए का आना है, तो हम 100 से 50 को माइनस कर देंगे और 50 को हम लेंगे। तो वही बात बताया जा रहा है कि एवरी रजिस्टर्ड रेगुलर टैक्स पेयर, जो भी रेगुलर टैक्स पेयर रजिस्टर्ड रेगुलर टैक्स पेयर है जीएसटी में,
में उन लोगों को बोला गया आपका कितना टैक्स का लायबिलिटी है इसको आप मंथली बेसिस पे कंप्यूट करो, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार में साल भर का करेंगे, आपको मंथली बेसिस पे करने के लिए बोला गया। और साथ में बोला गया जैसे मान लीजिए कुछ टैक्स आपको देना है, कुछ टैक्स आपको मिलना है, तो जो हमारा आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है मतलब जितना हमको पे करना है, और जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है मतलब जो हमने देखा था थोड़ी देर पहले जो हमको मिलना है, इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है और उसी के बाद बोलना है कि हमको कितना पे करना है। फंडा क्लियर है इसमें कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग अगर ले कि आउटवर्ड में हमको देना है 5,000 रुपए, ठीक है, और हमको आईटीसी में हमको मिलने वाला है 2,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, इस 5,000 से 2,000 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा। इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो अभी हमारा बैलेंस कितना आ गया, बैलेंस आ गया 3,000, है ना। तो ये महीने का टैक्स लायबिलिटी हो गया मेरा 3,000, क्योंकि हमको 5,000 देना था और एक्चुअल में 2,000 हमको मिलने भी वाला था। तो हम वहां पे 5,000 से 2,000 को माइनस कर देंगे तो हमको 3,000 जो है मेरा लायबिलिटी हो जाएगा। अब जब डिपॉजिट करेंगे द डिपॉजिट शैल बी मेड थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। कौन सा मोड में डिपॉजिट कर सकते हैं, तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है, एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से किया जा सकता है, या फिर ओवर द काउंटर ओटीसी के माध्यम से भी किया जा सकता है ना। तो ये हमको ऑप्शन याद रखना रहेगा कि पहला चीज जो यहां से सवाल पूछ सकता है कि every registered regular taxpayer shall compute his tax liability on option A monthly basis, option B quarterly basis, option C annual basis। बताइए क्या आ जाएगा आंसर हमारा, मंथली बेसिस आ जाएगा। अगला सवाल आपका आएगा कि टैक्स का लायबिलिटी हमारा कितना होता है, तो ये तो हम याद रखेंगे कि जो हमारा आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। आईटीसी के बारे में कौन सा रूल पे बताया गया था, फटाफट से बताइए। आईटीसी के बारे में हमारा फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 2 का कौन सा रूल पे बताया गया था, ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है आईटीसी 94 में। और जीएसटी सीजीएसटी रूल के कौन सा रूल में बताया गया आईटीजीएसटी के बारे में, 42 में। वेरी गुड, है ना। अच्छा, जब हम ये टैक्स पे करते हैं, है ना, तो ये जीएसटी पे करने के लिए क्या क्या मोड है, क्या क्या मोड है। ऑप्शन ए क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी एनईएफटी आरटीजीएस, ऑप्शन सी ओवर द काउंटर, काउंटर पे जाके भी हम पे कर सकते हैं ओटीसी। तो क्या क्या, ऑल ऑफ दिस विल बी द आंसर, है ना। आगे क्या बताया गया, बोला गया इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, ये क्या है, तो बोला कि द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर शोज द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये हमको याद रखना रहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्या है, कोई भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है किसी पर्टिकुलर पॉइंट में उनको कितना टैक्स लायबिलिटी है ये बताता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, है ना। ये हमको याद रखना रहेगा। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर क्या बोल रहा है, बोला कि इट विल डिस्प्ले द टोटल अमाउंट deposited by the taxpayer toward the discharge of his tax liability or interest or late fee or penalty of any other amount। तो कितना हमको टैक्स पे करना है ये हमको बताता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, मेरा कितना लायबिलिटी है और मैंने कितना डिपॉजिट कर दिया टैक्स, है ना। इट विल डिस्प्ले द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द टैक्स पेयर टुवर्ड्स द डिस्चार्ज ऑफ हिज टैक्स लायबिलिटी और इंटरेस्ट और लेट फी। तो मान लो कि हमारा 5,000 का टैक्स लायबिलिटी था, कुछ उसमें इंटरेस्ट पड़ा था, कुछ उसमें लेट फी या पेनल्टी लगा, तो मिलके मेरा 10 मान लो 7,000 हुआ। अब 7,000 तो हुआ मेरा टैक्स लायबिलिटी, ये कहाँ पे शो करेगा, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर पे शो करेगा। और मैंने मान लीजिए कि 5,000 जमा कर दिया, तो ये कहाँ पे शो करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर में, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में।
तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मैंने कितना जमा किया वो शो करेगा, और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर या फिर लेजर जो रहेगा उसमें मेरा कितना लायबिलिटी है वो शो करेगा, है ना। तो ये बताएगा मेरा लायबिलिटी और ये बताएगा मैंने कितना जमा किया है, बस यही दो अंतर है इसमें। ये बताएगा लायबिलिटी और ये बताएगा मैंने कितना जमा किया, है ना। यहाँ पे ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मंथली बेसिस पे हमको ये करना रहता है। आगे बताते हैं हम लोग 101 में, जहां पे बताया गया फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ जीएसटी। क्या बताया गया, बोला गया जीएसटी रिटर्न has to be filed by all the DDOs and NCDDOs entities that are registered under GST system। GST का रिटर्न किसको भरना है, तो बोला गया सारा DDO को, सारा NCDDO को, जो भी GST सिस्टम में रजिस्टर्ड है उनको आपका GST का रिटर्न भरना है। द रजिस्टर्ड डीलर if he sells, purchase, output goods and services tax and input tax credit with GST on the purchase, है ना। तो रजिस्टर्ड जो हमारा डीलर रहेगा, अगर वो सेल करता है, अगर वो परचेज करता है, तो जो भी रहेगा आउटपुट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इनपुट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दोनों चीज के भीतर उनको देखना रहेगा। और आउटपुट जो हमारा होना है उनका जीएसटी जो, तो उसके ऊपर जो हमारा उनको टैक्स देना है और इनपुट टैक्स क्रेडिट में उनको टैक्स लेना है, तो इन दोनों का जो अंतर रहेगा वही उनको पे करना रहेगा। The postmaster shall ensure that CGST, SGST, UTGST, ITGST collected and accounted for in the books is only remitted duly tallied with invoice value pertaining to B2B और B2C। तो पोस्ट मास्टर ये इंश्योर करेगा चाहे जो भी प्रकार का जीएसटी उन्होंने कलेक्ट किया या फिर अकाउंट किया, ये सारा चीज इनवॉइस के साथ प्रॉपर टैली होने के बाद ही रेमिट किया जाएगा, है ना। तो यही बात एक बार चलिए हम लोग इधर से भी देख लेते हैं। 101 कहा गया, तो क्या बताया गया देख लेते हैं हम लोग। GST return is an official document that furnishes all the purchase, sales, tax paid on purchases, tax collected on sales related details, है ना। तो GST रिटर्न क्या है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है that furnishes all purchase, sale, tax paid on purchase, टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स रिलेटेड डिटेल्स। तो जितना हमने परचेज किया, जितना हमने सेल किया, जितना टैक्स हमने परचेज के समय पे किया या फिर जितना टैक्स मैंने सेल्स के समय पे कलेक्ट किया, इस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इस रिलेटेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है मेरा जीएसटी रिटर्न। द जीएसटी रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड and filed following which the taxpayer has to पे ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो जीएसटी रिटर्न हमको फाइल करना रहता है ना, ताकि जो हमारा टैक्स लायबिलिटी है उससे हम छुटकारा पा सके। द जीएसटी रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड बाय डीडीओज एंड एनसीडीडीओज एंटिटीज दैट आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी सिस्टम। तो जीएसटी सिस्टम में जो हमारा डीडीओ या एनसीडीडीओ रजिस्टर्ड है, दोनों को इसके भीतर हमारा जीएसटी रिटर्न भरना रहेगा। द रजिस्टर्ड डीलर who part of the following activities needs to a GST रिटर्न। तो बोला गया जो भी आपका रजिस्टर्ड डीलर है, इसके भीतर ये 4 प्रकार का एक्टिविटी मैंने देखा, इस 4 प्रकार के एक्टिविटी के भीतर किसी भी एक प्रकार का एक्टिविटी अगर वो बंदा ने किया तो उनको जीएसटी रिटर्न भरना है ना। क्या क्या हुआ, तो बोला गया रजिस्टर्ड डीलर अगर कोई आइटम को सेल करता है तो परचेज करता है, तो अगर आउटपुट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जब वो सेल करता है तो उनको क्या करना रहता है, उनको टैक्स देना रहता है।
है ना, आउटपुट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट, जब वो परचेस किया तो वहां पे उन्होंने टैक्स दिया था, तो उनको क्या करना है, गवर्नमेंट वो टैक्स वापस करता है। तो जब सेल किया तब उनको टैक्स देना है, जब परचेस किया तब उनको टैक्स लेना है। तो ये किसी भी प्रकार के एक्टिविटी का अगर वो पार्ट हो जाता है तो रजिस्टर्ड जो हमारा डीलर रहेंगे उनको क्या करना रहेगा, उनको जीएसटी आपका रिटर्न जो है भरना रहेगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया, द रजिस्टर्ड डीलर इफ ही सेल्स, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग अगर और कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। if the registered if registered dealer if he sells or purchase or सेल के ऊपर उनको आउटपुट टैक्स देना है या उनको परचेस के ऊपर इनपुट टैक्स मिलना है, इस चार एक्टिविटीज के भीतर किसी भी एक्टिविटी का अगर कोई पार्ट कोई रजिस्टर्ड डीलर होता है देन ही हैज टू फाइल जीएसटी रिटर्न। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया, द पोस्ट मास्टर शैल इंश्योर दैट सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईटीजीएसटी व्हिच एवर इज कलेक्टेड एंड accounted for in the books is only be remitted duly tallied। तो प्रॉपर टैली होने के बाद ही हम सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईटीजीएसटी, एसजीएसटी जो है इसको कलेक्ट करते हैं या अकाउंट फॉर करते हैं और रेमिट करते हैं, है ना। तो ये बात हमारा 101 में बताया गया है। आगे आते हैं हम लोग 103 में, यहां पे बताया गया पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, अगर रिटर्न लेट से भरोगे तो कितना पेनल्टी देना रहेगा उसके बारे में बताया गया। बोला कि पेनल्टी विल बी लेविड इन केस ही और शी फेल्स टू फाइल द रिटर्न ऑन टाइम। A penalty will be levied in case the registered user fails to file the return in time। अगर समय पे नहीं दे पाता है रजिस्टर्ड यूजर, जीएसटी रिटर्न नहीं भर पाता है तो पेनल्टी जो है उनके ऊपर लगाया जाएगा। कितना लगाया जाएगा, इसको हम लोग लेट फी भी बोलते हैं। बोला कि लेट फी इज ₹100 फॉर ईच डे, 100 for each day for each CGST एंड SGST। तो CGST में भी 100 रुपए लेंगे, SGST में भी 100 रुपए लेंगे, मतलब पर डे 200 रुपए जो है लेट फाइन लगेगा। याद रखना है 100 रुपए CGST में, 100 रुपए SGST में, तो पर डे का लेट फाइन कितना है, फटाफट पब्लिक चैट में बताइए, पर डे का लेट फाइन कितना है, 200 रुपए है ना। इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं फिर रुक जाएंगे, बस यही तक। लास्ट हमारा है 104, जहां पे बताया गया अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स के बारे में। क्या बोला गया, एज पर द जीएसटी एक्ट एवरी रजिस्टर टैक्सेबल पर्सन मस्ट मेंटेन द अकाउंट बुक एंड रिकॉर्ड एट लीस्ट फॉर 72 months। The period will be counted from the last day of filing annual return for that year। तो किसी भी ईयर में जब हम एनुअल रिटर्न भरते हैं तो लास्ट जिस दिन हम एनुअल रिटर्न भरे हैं वहां से 72 महीना, 72 मंथ्स, मतलब कितना साल होता है फटाफट से बता दीजिए, उतना दिन के लिए हमको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, 6 साल, है ना। 72 मंथ्स के लिए हम लोग इसको मेंटेन करेंगे। तो आज हम लोग यहां तक ही रुकते हैं, है ना। कल के क्लास में हम लोग बाकी जो है उसको देख लेंगे, है ना। बाकी तो कल हम लोग टारगेट लिए हैं कि कल कंप्लीट करना है, तो जब हम लोग टारगेट लिए हैं तो हम लोग जरूर प्रयास करेंगे कि उस टारगेट को हम लोग अचीव ना करें, ये हमारा प्रयास रहेगा, है ना। चलिए, आप सबको बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे हम लोगों के साथ। और कल हम लोग जब देखेंगे एक बार इसको रिवाइज भी कर लीजिए, जहां तक आज हम लोग पढ़े हैं ना इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। कल पहले हम लोग शुरू में 10 मिनट का रिवीजन रखेंगे, फिर जाके अच्छा कल एक बार सुबह में चेक कर लीजिएगा, मोटा मोटी दिन में 11 बजे से या 12 बजे से एक क्लास हम लोग रख सकते हैं। तो सुबह मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा, ठीक है, कि कितने बजे से हम लोग रखेंगे। तो मोटा मोटी टाइम थोड़ा खाली रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।